ये आकाशवाणी है। आज यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे है। इस बार यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट। इस अवसर पर प्रस्तुत है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक समाज सेवी पद्म भूषण श्री बिंदेश्वर पाठक से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी डॉक्टर ऋतु राजपूत। नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से। श्रोताओं, जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी बहुमुखी प्रतिभा से हम प्रभावित होते हैं, उल्लसित होते हैं और कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो न सिर्फ समाज को दिशा देते हैं बल्कि आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक मार्ग दिखाते हैं। सौभाग्य से आज एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद आपको। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि बिंदेश्वर पाठक जी का नाम आपके लिए अपरिचित नहीं होगा। जाना पहचाना नाम है, प्रतिष्ठित नाम है और पूरा देश उनके काम पर नाज करता है। समाज सेवी हैं और एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊं कि आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं किस व्यक्तित्व की बात कर रही हूं। संस्थापक सुलभ इंटरनेशनल। अब जरूर आप समझ गए होंगे कि बिंदेश्वर जी का कार्य क्षेत्र क्या रहा है। बिंदेश्वर जी, आपसे जो मैं बात शुरू करूंगी, मैं वहां से शुरू करूंगी जब आप मात्र 7 या 8 बरस के रहे होंगे। जी। और वो उम्र ऐसी होती है, लड़कपन की उम्र होती है। आप बहुत ही मासूम और किसी की छवि, कोई बात आप पर अपना असर उस समय नहीं छोड़ पाती। एकदम नहीं। तो आपने जब उस दिशा में, उस उम्र में एक ऐसी स्थिति को देखा जिसने आपको उद्वेलित किया, जिसने आपको परेशान किया और आप अपनी तोतली जबान में अपनी दादी से ये प्रश्न करने लगे कि ऐसा क्यों है। तो मैं चाहूंगी कि आप श्रोताओं को बताएं कि वो बात क्या थी। आपने बहुत सही कहा कि 7 वर्ष की उम्र में कोई तार्किक नहीं हो सकता है जी। और उसको इतना ज्ञान नहीं होगा कि वो सोचे कि ऐसा क्यों होता है जी। लेकिन मेरे साथ एक घटना हुई कि उस उम्र में भी जी। मुझे यह आश्चर्य लगता था कि एक महिला मेरे घर आती थी, सूप, डगरा, चलनी, बांस का बनता है ना, जी 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 जी, देने के लिए। अच्छा। जब लौटती थी जी तो जहाँ तक जमीन थी हम लोगों की, जी, दादी उस पर पानी छींटती थी, सफाई करती थी उस सफाई जगह करती की। तो मुझे आश्चर्य लगता था। लोगों से पूछता था कि घर में तो इतने लोग आते हैं, सुबह से शाम तक दादी किसी के लिए पानी नहीं छींटती है, इस महिला के आने पर पानी क्यों छींटती है? तो लोग कहते थे कि वो जब चलती है धरती पर तो धरती अपवित्र हो जाता है, ओहो, इसलिए दादी पानी छींटती है ताकि वो पवित्र हो जाए और लोग उस पर चल सके। तो ये बात हमको बहुत रास नहीं आ रहे थे। जी जी। तो बीच बीच में जो मौका मिलता था तो उसको छू के देखता था महिला को कि मेरे रंग में कोई परिवर्तन आता है, शरीर में कुछ होता है, ऐसा क्या कुछ बात है। मतलब उसके छूने से कुछ परिवर्तन होता है क्या? कोई असर होता है क्या? जी। तो कुछ होता नहीं था। एक दिन जब मैं छू रहा था उसको तो दादी ने देख लिया, छूते हुए देख लिया। ओ, अब जो कोहराम मचाया घर में मत पूछिए। जी जी। पंडित जी को बुलाया गया। अच्छा। पहला जो पंडित जी ने उपाय बताया उसको माँ ने तो बहुत ही विरोध किया। पंडित जी ने कहा कि इनको अब दूसरे घर में रखिए, अलग रख दो। हाँ। तो हमारी माँ ने कहा कि 7 वर्ष का बच्चा है, इसको दूसरे घर में हम कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल। उस जमाने में तो दादी के चलता था जी। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं ये तो नहीं सकता है। तो फिर दादी ने कहा अच्छा पंडित जी कोई दूसरा उपाय बताइए। तो आप तो बहुत रोए होंगे, बहुत परेशान मैंने रोए कि हम तो आपको ऐसे खाली बोल रहे हैं। वो जो मेरा
ऑफुल सिचुएशन था हमारा लाइफ का। जी जी। वो तो बर्दाश्त मतलब बियॉन्ड टॉलरेंस था, मतलब बर्दाश्त के बाहर बाहर था। है नहीं। तो ये जो घटना, पहली घटना जीवन में घटी हमारी। जी अब संजोग से ऐसा हुआ कि जब आगे बढ़े हम, जी, बड़े हुए थोड़े, तो मैं पटना विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में प्रोफेसर बनना चाहता था। जी जी। आईए में टॉप किया हमने। बीए में हमें फर्स्ट क्लास नहीं मिला, क्योंकि हमने अपराध विज्ञान ले लिया समाज शास्त्र में और नंबर कम गया उसमें, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी। बाद में एमए किया हमने, सोशियोलॉजी में किया, इंग्लिश में किया, पीएचडी की, डिलीट किया, सब विद्या पढ़ी, पर उस समय नहीं पढ़ पाए, बीच में कुछ वर्ष का गैप हो गया। उसके बाद हाई स्कूल में हम शिक्षक हो गए जी। जहाँ से हमने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास किया था। जी। हमारे मास्टर ने बुलवाया हमको, कहा तुम क्या कर रहे हो? हम अभी घर बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं। जी। तो अभी जैसे लीव वैकेंसी पर हाँ शिक्षक हो जाओ, और बाद में फिर जब वैकेंसी होगी तो हम अप्लाई कर देना। तो हमने कहा ठीक है। पढ़ने पढ़ाने में हमको भी मन लगता है। जी जी। और हमारी माँ का बहुत इम्पैक्ट हम पर है। जी। तो माँ ने हम लोगों को बराबर कहा विद्या पढ़ो, विद्वान की प्रतिष्ठा शायद विश्व सर्वत्र में होती है। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, आप शिक्षक हो गए। तो ये जो मेरी बात शुरू की थी कि जिस दिशा में आपने काम शुरू किया और एक मकाम हासिल किया जी। और पद्म भूषण जैसे महान अलंकरण से आप अलंकृत हुए, मैं चाहती हूँ आप मेरे श्रोताओं को बताएं कि वो जो 7 बरस के बच्चे के साथ घटना घटी, उसने एक अंकुर के तौर पे, एक पौधे के तौर पे आकार लेना कब से शुरू किया? उसमें ऐसा हुआ कि शिक्षक हुए जी। उसके बाद वो छोड़ दिया मैंने 6 महीने के बाद, क्योंकि उतना था ही वो, उतने ही समय के थे। उसके बाद हमने एक जगह है पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, जी। आजकल झारखंड में है, पहले बिहार में था। वहाँ पर मैंने असिस्टेंट की नौकरी की, फिर उसको छोड़ दिया हमने। अब वहाँ पर एक दिमाग में बात आई जिसका कोई प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ जी। कि मैं दिमाग में बात आने लगी कि आदमी को कुछ ऐसा काम करना चाहिए। जी। अब कौन काम करना है, क्या करना है, कोई दिमाग में बात नहीं थी तब तक। और एकाएक 1 साल के बाद वो काम छोड़ दिया मैंने, वो भी छोड़ दिया बिना अल्टरनेटिव का। जी। हमारे नाना जी दवा का बहुत फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन दवा भी काम उनके यहाँ होता था, तो कुछ उनके साथ रहे। हमारे पिताजी वैद्य थे। एक वैद्य होते हैं जो प्रैक्टिस होते हैं, और वो लोग इसे ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी थे। तो उन्होंने कहा कि जब तुमको ही काम करना है तो मेरे साथ काम करो। जी। उसके बाद जो घटना घटी तो उसमें वो काम छोड़ दिया हमने। और फिर सागर यूनिवर्सिटी है आपको मध्य प्रदेश में, जी। उसमें हम चले नाम लिखवाने के लिए। मेरा अप्लाई किया था हमने, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। जी। अब ये विधि की विडम्बना है कि मैं जब जा रहा था तो ट्रेन से हमारे एक मेरे भाई हैं, वो अभी हैं, तो ये वकील साहब एक थे, वो अब नहीं है, तो वो दोनों आके हम चाय पीने उतरे, वो लोग अखबार खरीदने आए थे। पूछा कहाँ जा रहे हो? उनके सागर जा रहे हैं। तो अरे लेक्चर का स्केल था 450 का महीने का। तो कहा कि 2 साल पढ़ के आओगे तो 450 की नौकरी मिलेगी। गांधी शताब्दी समिति में 600 रुपये की नौकरी है और परमानेंट है ये। अच्छा। और वो लोग सामान मेरा बाजबस्ती का ही जो कहते हैं ना, फोर्सफुली जी, जबरदस्ती वहाँ उतरवा लिया उन्होंने। अच्छा। उतार करके और फिर ले आए पटना तो हम पढ़े हुए थे। जी। तो वो गए वहाँ पर और उनके मुंह लगे हुए थे वकील साहब, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे सरयू प्रसाद, उनके मुंह लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ सेक्रेटरी का जगह खाली है 100 रुपये वाला, वो इस लड़के को दे दीजिए आप।
अच्छा। जो परमानेंट है। तो बोले कि ऐसा फिर से बोलिए आप, सभी बोले। तो कहे कि कौन कहा आपको कि परमानेंट सीट खाली है और 600 का नौकरी है। हाँ, ये जो शताब्दी समिति 3 साल के लिए है ही है। 1 साल खत्म हो गया टाइम, 68 का समय था वो, जी तो 2 साल और बचा हुआ है। जी। किसने कह दिया आपको परमानेंट है? और कहा मुझे पता है। वो कहा कि आपको पता है, जनरल सेक्रेटरी हम हैं, अब पता आपको है। अच्छा, ऐसा करते कराते समझिए कि बहस होने लगी। जी तो उसमें अंत में मुझे वहाँ पर मुझे काम मिला कि गांधी का सपना पूरा करना है और मैला ढोने की प्रथा में जो लोग लगे हुए हैं उनको इस काम से निकाल करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। बहुत बड़ा जो काम। आप पूछा आपने वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से ये कहानी प्रारंभ हुई समाज सेवा की, और जो लोग मैला ढोने की प्रथा से जुड़े हुए थे उनके उत्थान की दिशा में आपने कार्य करने की ठानी। तो जब आपने ये निर्णय लिया होगा पाठक जी, विरोध हुआ होगा परिवार में जब एक बचपन में आपके साथ ऐसी बात हुई, और फिर आगे विवाह की लंबी यात्रा थी, शादी में भी दिक्कतें आई होंगी। उन्होंने भी कहा हुआ कि भाई ये तो बड़ा कठिन क्षेत्र इन्होंने चुन लिया है। जब गांधी शांति पुरस्कार सुलभ को मिला जी तो माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने जी मेरी पत्नी से कहा कि अच्छा किया कि आपने इनसे शादी कर ली, अरे वाह। नहीं तो इनकी शादी फिर नहीं होती। और मेरी वाइफ ये बार बार बात कहती है, राष्ट्रपति जी ने क्या कहा। नहीं तो नहीं होती, देख लीजिए। अच्छा तो जी जी। तो ये है कि हमारे और लोग तो मतलब अपमान करते ही थे। हमारे फादर इन लॉ डॉक्टर थे जी और धनी थे। वो बड़ा नाराज होते थे। और वो भी लंबी कथा है इसलिए हम नहीं कहेंगे आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसमें है कि वो एक दिन इतना नाराज हो गए हम पर, जी। कहा कि आपका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता हूँ। ओह अब फादर इन लॉ कहे सन इन लॉ को जी कि चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। जी। तो मैंने उस दिन दबे जब बिहार की मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ है कि अपने बड़ों से लोग जवाब सवाल नहीं होता। करते। जी उस दिन मैंने दबे जवान में कहा कि देखिए ये आपकी मर्जी है, रुक सकते हैं तो रुक जाइए, और ये जो गांधी का सपना है जी ये मैं पूरा करने के लिए शुरू कर दिया हूँ जी। और इतिहास का पन्ना उलटना है। तो या तो मैं गांधी का सपना पूरा करके रहूँगा, इतिहास का पन्ना उलट दूंगा, या खो जाऊंगा। तो अब तो इस काम को छोड़ नहीं सकता। तो शुरुआत हमारी जो है वहाँ से बीच पड़ा। और इसमें अपमान के इतने प्रसंग हैं कि उसको फिर समय नहीं मिलेगा करने के लिए। अच्छा, आज इत्तेफाक से बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी है, वर्ल्ड यानी विश्व शौचालय दिवस, टॉयलेट दिवस, और यूएन ने जो इसकी थीम रखी है वो रखी है वैल्यूइंग टॉयलेट, यानी उसको हमें महत्व देना है कि किस तरह से हर जन को शौचालय सुलभ हो सके। अब मैं आती हूँ इस दिशा में जो आपके प्रयास है पाठक जी। आज तो सुलभ की बहुत बड़ी एक चेन है, लगभग 60,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे, कार्यकर्ता होंगे। लगभग है ना। तो इस चेन को प्रारंभ करने के बारे में जब आपने सोचा, क्योंकि आपने तो ठान लिया था कि बापू का सपना स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और इस प्रथा को जो एक बुरी प्रथा थी मैला ढोने की, उसको ख़त्म करने की दिशा में जो बापू ने कहा, जो बापू ने सपना देखा, उसे आपने भी अपना सपना बनाया और उसे पूरा करने की ठानी। तो सुलभ का विचार कब और कैसे आया? इसमें ऐसा हुआ कि हमारे उसमें के मुख्यमंत्री थे दारोगा प्रसाद राय जी। तो ये 2 वर्ष से पूरा हो गया, तो फिर हुआ कि इस संस्था का विघटन कर दिया जाए। अच्छा। तो जब विघटन होने लगा गांधी शताब्दी का, जी, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा, शत्रुघ्न सिंह थे,
कि आप जो है एक संस्था खोजिए। जी। जो सामाजिक काम है उस सरकार या संस्था अकेले नहीं कर सकती है, उसमें कि सरकार और संस्था मिलके काम करे, एक दूसरे की शक्ति के पूरक हों ये लोग। क्या बात। हाँ, अकेले न संस्था कर पाएगी न सरकार कर पाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक तो बने। मिनिस्टरों को कहा कि एक संस्था खोजिए जी। और मुख्यमंत्री के यहाँ जब मीटिंग हुई तो पूछा उन्होंने कि शत्रुघ्न बाबू, अरे हमने कहा था एक संस्था खोजने के लिए, क्या हुआ उसका? तो उन्होंने कहा कि हमको खड़ा कर दिया। कहा कि लड़का लोग उसमें काम करता था और वही लोग विषय को जानता है कि लोग संस्था बना लिया है, हम चाहते हैं कि उसको मान्यता दे दी जाए। मान्यता दे दी जाए। तो मुख्यमंत्री के चैम्बर में ही, उसी मीटिंग में ही ये हमको सुलभ इंटरनेशनल, जो उसमें था नाम सुलभ शौचालय प्रशिक्षण संस्थान, बाद में धीरे धीरे नाम बदला, अभी नाम है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल। तो वो संस्था बनाई हमने और 2-3 साल लगे इसमें। ये तो गांधी का सपना पूरा करने की जो पहली यात्रा थी, यहाँ से प्रारंभ, व्यवहारिक रूप में यहाँ से प्रारंभ हुई। बहुत सुंदर। पाठक जी, ये बताइए कि जब आप एक नया मार्ग चुनते हैं और जो चुनौतियों से भरा हुआ मार्ग है, उसमें आमजन की भागीदारी हो, ये सभी चाहते हैं, लेकिन आमजन में भी विरोधाभास हो। बहुत हाँ। मतलब कुछ चाहते थे कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो आपने आम लोगों को इससे जोड़ने की जब कोशिश की होगी तो बहुत प्रयत्न किए होंगे, बैठकों का दौर चला होगा, विरोधों का दौर चला होगा, आपने बहुत कुछ झेला होगा। मेरा सवाल ये था कि परिवार की तरफ से, विशेषकर आपकी पत्नी का क्या योगदान रहा आपकी इस यात्रा में? अब देखिए, इसमें क्या है कि सबने विरोध किया हमारा। जी। जिसे नहीं किया वो दुखी हो रहे। मेरे माँ, मेरे पिताजी, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन वो दुखी थे वो कि क्या काम शुरू कर दिया है। मेरी पत्नी ने कभी कुछ खिलाफ नहीं कहा, और यहाँ तक खिलाफ तो छोड़ दीजिए, एक मौका आया जब पैसा एकदम खत्म हो गया था, क्या करें क्या न करें जी, तो पत्नी ने का गहना मांगा हमने। ओहो। गले का हार एक तो दिया ही नहीं था हमने, शादी मेरी हुई उसमें स्थिति ठीक नहीं थी हमारी, और वो निकाल के उन्होंने दे दिया हमको। अब हम जब ससुराल जाते थे जी, तो जो महिलाएं आ जाती है ना बात करने मिलने के लिए, तो वो वाइफ का, जो पत्नी का गला दिखा के कहती थी कि देखिए इसके गला में एक सोना गला है, और एक शादीशुदा लड़की का ऐसा गला होना चाहिए, और आप क्या करते हैं, आप कुछ करते होते हैं नहीं, जो गहना एक था उसको भी कर दिया। वैसे भी बिंदेश्वर जी, हम देखते हैं कि जब आपके साथ जो आपका जीवन साथी है आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपको मानसिक बल प्रदान कर रहा है, तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई से उबर आते हैं, बाहर हो जाते हैं। आपने जो कहा ना, उसका एक पक्ष तो ये हुआ जी। दूसरा पक्ष था कि लोग शौचालय बनवाना चाहते नहीं थे। हाँ, कहा कि सेफ्टी टैंक बनाइए, क्योंकि इसमें कुछ होल होते हैं, इसमें पानी को ऑब्जॉर्व करने के लिए, गैस ऑब्जॉर्व करने के लिए, जिससे खाद बनता है। तो जो जिसके यहाँ जाए वो लोग तैयार नहीं हो, बोला ना ये नहीं बनाइए, बदबू आएगी, सेफ्टी टैंक बना दीजिए। हमने कहा ये इतना अच्छा होता है, बढ़िया है, सेफ्टी टैंक से बढ़िया है। सुनिए तो कैसे, ये 2 गड्ढा है, एक गड्ढा चलता है, एक बंद रहता है, और पहले वाले मिट्टी हो जाती है, खाद हो जाता है, खेत में पटा सकते हैं, और बारी बारी से चले। कितना समझाएं, बोले कि नहीं। तो उसी आरा शहर में एक म्यूनसिपल काउंसलर थे उस ज़माने में, अभी शायद हैं ही हैं, हमारे उम्र के हैं वो, जी। सुरेश प्रसाद सिंह, वो भी वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि लिखिए पाठक जी, मेरे घर में 2 कुमाऊं शौचालय है, तो हमारा शौचालय जो है घर का ना, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। आपने किया? जी। और उसको हमने कर दिया। क्या बात। वो जैसे बना वो, तो उसमें कोई महक है ही नहीं है, इतना बढ़िया शौचालय है ये। पानी लगता है आपको, 1 लीटर पानी लगता है फ्लश करने के लिए जी। कोई इसमें गैस पाइप नहीं है,
जी। तो कोई महक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे 2 शौचालय बनाया हमने, जी, तो समझिए कि आरा शहर में लाइन लग गया, क्रांति आ गई। क्रांति आ गई। अच्छा, आप मानवीय अधिकारों के प्रति भी बड़े सजग जी। रहते हैं, लोगों को बताना कि क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या आपके अधिकार हैं। ये एक तरह से समाज को सजग करने की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की दिशा में आप बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो वर्तमान स्थिति है, अब तो एक जागृति की लहर पूरे देश में है। माननीय प्रधानमंत्री भी इस दिशा में पूरी तरह से तत्पर हैं और जगह जगह शौचालय माननीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री का देखिए इसमें है कि पॉलिटिकल बिल सुना था हमने, पहले जी, पढ़ा था, जी, लिखा भी था, जी, लेकिन पॉलिटिकल बिल देखा नहीं था। जी, ये प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जी, इनके पॉलिटिकल बिल, हम्म, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 10 करोड़ घरों में शौचालय बन सके। वाह वाह, कितनी बड़ी बात है कि जहाँ एक शर्म महसूस होती थी, घर की नारियां पानी नहीं पीती थी कि शौचालय ना जाना पड़े, रात के अंधेरे में रिस्क लेकर के शौच प्रक्रिया के लिए जाते थे। तुम सुन लीजिए, एक नारी IAS थी, जी, जब कलेक्टर थी भोपाल में, हमको ने स्वयं कहा हुआ है हम्म, कि मैं जब कलेक्टर हुई हम्म, और मुझे जाना पड़ता था इंस्पेक्शन में, ब्लॉक्स में, तो मैं नाश्ता नहीं करती थी, चाय नहीं पीती थी, स्नान एक करके सिर्फ चली जाती थी, और सब इंस्पेक्शन करने के बाद जब इंस्पेक्शन बंगलों में पहुंचती थी, तब जाके मैं चाय पीती थी और नाश्ता करती थी। ये कहानी है एक IAS अफसर की। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है जी, वहाँ राह निकल आती है। और आपको मंजिल अगर आपने देख रखी कि मुझे उस मंजिल तक पहुँचना है, तो ईश्वर खुद ब खुद हिम्मत देता है, बशर्ते आप में संकल्प हो, आप में परिश्रम करने की ललक हो, आप में साहस हो। तो ये तो बात रही आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करने की। मैं जानना चाह रही थी कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में जाते हैं, जहाँ खाने को रोटी नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, वहाँ पे सुलभ शौचालय उपलब्ध कराने की बात करने से पहले वो कहते पहले हमें रोटी दे दो। उनको समझाना, उनको बताना, वो भी बड़ा कठिन होता होगा। और आपने तो बरसों बरस जो मैला ढोने वाले लोग रहे हैं, उनके बीच जाके ना अपने शोध कार्य से आपने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उनके अनुभवों को जिया है। क्या बताना चाहेंगे? उसमें क्या है कि जो आदमी समाज सेवा करने जा रहा है जी, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा, और धैर्य रख करके हर प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। जैसे आपने कहा ना, कोई कहा कि नहीं हमको तो रोटी है नहीं, हम शौचालय के क्या बनाएंगे, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उनको समझाना पड़ेगा। जी, तरीका ये बात करने का, समझाने का, और कोई कुछ निगेटिव बोल रहा है तो उसको सुनने का, कोई उसमें कोई रिएक्शन नहीं करने का। तो ये बहुत से ऐसे तरीके हैं, एक सोशल वर्कर को उसको समझना पड़ता है। और यदि वो आदमी जो पहले कहा धैर्य रखेगा, वो मधुरभाषी होगा, जोर से नहीं बोलेगा, तो वो आदमी लोग सुनते हैं। हाँ, लोग सुनते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे हित की बात कर रहा है और उसमें उसका खुद का निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है, वो दूसरों के हित की बात कर रहा है। दिल्ली शहर में जब हमने शुरू किया था जी, तो हुआ कि जब पैसा नहीं है तो वो लोग कहाँ से देंगे। तो हमने कहा ऐसा करिए, आप खाली कह दी कि हम गरीब हैं और वो फ्री जा सकते हैं। तो कहा अच्छा है। तो काउंसलर लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया है, हम कहिए फ्री जाने के लिए, खाली कह दे गरीब है। तो 3 महीने के बाद मेरी फिर बुलाहट हुई। जी, अब क्या हुआ भाई? तो ये बुलाहट हुई तो उसमें हुआ कि साहब ये लोग पैसा देना चाहते हैं। हम कह रहे आप ही लोग कहा कि नहीं देना चाहते हैं, गरीब हैं। तो कह नहीं, हम लोग लड़कों की और लड़कियों की शादी नहीं होगी, लोग समझेंगे हम लोग गरीब हैं
ओह, तो कोई न लड़का देगा न लड़की देखिए देगा। सामाजिक विडंबनाएं हाँ कैसे पग पग पर रास्ता रोकती हैं, हाँ कैसे व्यतीत करती हैं, और आप जैसे अगर करने वाले हो तो कैसे रास्ता निकाल लेते निकल हैं। जाता है। तो वही है कि हमने कहा कि नहीं अब जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, हमें ये बताइए कि अब तो एक जैसे जन जागृति है इस दिशा में, जगह जगह काम हो रहा है, पिंक टॉयलेट्स बन रहे हैं। जो म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है जी। जो दिल्ली में बना, अपने आप में बड़ा अनूठा प्रयास है, हाँ, बिल्कुल है। नई तरह की चीज़ है, और आम जन को तो इस बारे में अभी बहुत जानकारी भी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज आकाशवाणी के माध्यम से आप ज़रूर उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा हुआ कि मैडम तुषार म्यूजियम देखने में लंदन में गया। हाँ जी यहीं से हमारे दिमाग में बात आई जी कि एक म्यूजियम शौचालय का वहाँ इंडिया में खोलना चाहिए, क्योंकि मैडम तुषार म्यूजियम का तो सेकंड होगा, डुप्लीकेट होगा। तो शौचालय पर हम काम करते थे, जी तो मुझे मन हुआ कि शौचालय का काम म्यूजियम खोलना चाहिए। जी जी उसी समय संयोग से कंटिन्यूटी में हम हॉलैंड गए। हॉलैंड में एक बाथरूम में गए तो एक शौचालय वहाँ रखा था, अच्छा लुई 14 का ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल। तो मांगा तो दिया नहीं हमको, कहा क्या फोटो ले लीजिए, अपना बना लीजिएगा, इसको तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ओरिजिनल पीस हमारा है। तो अब उसमें क्या था कि लुई 14 जो है जब बैठता था ना, तो ऑडियंस देता था व्हाइल डेफिकेटिंग, पैखाना शौच करते समय वो ऑडियंस देता था वो, और खाता था छिपा करके। तो उसके लोगों ने कहा कि सर आप जो है जब खाना खाते हैं तो उसमें ऑडियंस दीजिए, इसको तो आप पीछे छिपा के कीजिए। वो मानता नहीं था वो। तो वहाँ से पहली शुरुआत हुई। फिर हमने बहुत से कलेक्ट किया, बहुत जगह संग्रह गए, किया। वहाँ वियना गए, जर्मनी अच्छा, लोग गए। चौंकते नहीं होंगे पाठक जी? खूब चौंकते हैं, सुनते हैं, मुझे वो लगता है कि भाई शौचालय का म्यूजियम क्या होगा, हाँ है नहीं। हाँ तो अभी तो कल परसों से तो इतने हमें बस यहाँ से स्पेन से आ रहे हैं समाचार, एक एक वहाँ पर कोई कंपटीशन हो रहा है लगता है। जी तो बिजनेस कब बना, तो ये जॉन हैरिंगटन ने शौचालय कब आविष्कार किया, तो फला को पूरा विवरण, पूरा इतिहास सब हम भेज रहे हैं यहाँ से, और समय थैंक्स पे जवाब आ रहा है। बहुत सुंदर। तो श्रोताओं, ये एक बहुत अनूठा स्थान है, आप यहाँ ज़रूर जाएं, और मन ही मन आप वहाँ जाएं तो एक संकल्प ये लेकर के ज़रूर आएं कि आप भी बिल्कुल बिंदेश्वर पाठक जी की तरह कोई ना कोई जीवन का लक्ष्य बनाएंगे जो आम जन के हित की दिशा में एक काम बात करेगा। कहना चाहते हैं, बस बहुत संक्षेप जी, में। जी, जी। एक महिला है उषा चौमर, 2003 तक वो महिला होती थी, 55 में जब 7 वर्ष की तरफ से जी जी उसको हमने इस काम से निकाला, पढ़ाया लिखाया, समाज में ले गए। अब वो जो है इस बार भारत सरकार ने, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया है। ये करके मेरे आँख से आंसू के, खुशी के आंसू गिर रहे थे कि हमने जो हमारे फादर ने कहा था, उनको कहा था गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है, दोनों साबित हो गया। क्या बात है, नहीं, क्या बात है। इतिहास का पन्ना भी पलटा वो स्वर्णिम पन्ना उससे जुड़ गया, और महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना भी आज पूरा हो रहा है। बिंदेश्वर पाठक जी, आप समाज से जुड़े हैं, समाज के मुद्दों से जुड़े हैं, और जिस कार्य में आप लगे हैं पूरे समाज सेवी के रूप में, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में, आपका कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बधाई भी देती हूँ, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको धन्यवाद, आकाशवाणी को धन्यवाद, यानी कि सभी लोगों को कि आपने मौका दिया, और आम जनता तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है तो आकाशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर पर अभी आपने सुनी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक समाज सेवी पद्म भूषण श्री बिंदेश्वर पाठक से भेंटवार्ता। आपसे भेंट कर रही थीं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी डॉक्टर ऋतु राजपूत।